और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई सारी बुक्स के चक्कर में पढ़कर ये परेशान रहते हैं। इस बार के एग्ज़ाम में भी है, इस बार क्या हर बार के एग्ज़ाम में ये होता है कि बच्चे जो बुक में दिया रहता है उतना ही पढ़ के चले जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि सर 15 में से केवल 10 सही हुए, केवल 8 सही हुए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाएं जिससे कि हमारे 15 क्वेश्चन से अबाउट 14 या फिर पूरे 15 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नवोदय से संबंधित हर चीज़, हर तरह की जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दी जाती है। और साथ ही साथ नवोदय की कोचिंग के लिए भी ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो क्यों ना इस बार आपका भी नंबर आ जाए। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले देखो, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस में 35 क्वेश्चंस होते हैं, वहीं इंग्लिश में 15 और हिंदी में 15, है ना। लेकिन उन्हें हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम मैथ और साइंस बहुत कर दिए तो हमको इंग्लिश और हिंदी से मतलब नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश को भी क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर सिलेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 15 में से अबाउट 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन या फिर हम पूरे 15 क्वेश्चन सही करके आएँ। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सिलेबस की जानकारी का होना। तो देखो, सिलेबस में जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैंने आपके लिए लिख रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, अभी से आप तैयार कर लो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी वीडियो जाकर आप जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो क्लासेस आप एक बार ज़रूर देख लो, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम के अभी आपके पास टाइम है तैयारी करने का, तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। नहीं तो फॉर्म भरने के बाद तो काफ़ी सारे बच्चे आ जाएंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि इस बार इतने फॉर्म पड़े हैं, है ना, इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन जो लास्ट में आता है उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है जिन्होंने शुरू से दृढ़ निश्चय कर रखा है, ठीक है ना। तो चलो फिर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो वॉइस। वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मतलब एक एक्टिव वॉइस दिया होगा, उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपको कराई गई हैं, काफ़ी सारी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, और जो चीज़ें हैं वो रिवीजन क्लास आपकी फिर से शुरू होगी, लेकिन उसके पहले आप बेसिक क्लास एक बार पढ़ लो, ठीक है। सिनोनिम एंड एंटोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिनोनिम एंड एंटोनिम काफ़ी हर बार एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हर बार के सिलेबस में इसको काट दिया जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें आ जाता है। तो सिनोनिम एंटोनिम आपको याद करना है। इसको याद करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड जैसे हिंदी में आप देते हो ना वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे हम ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो पीने योग्य हों तो हम उसे बोलते हैं पोटेबल, है ना। ऐसी चीज़ें जो खाने योग्य हों उन्हें हम बोलते हैं एडेबल। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं कि कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, उसका एक वन वर्ड बताना रहेगा। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि जो एक पैसेज दिया होता है, स्टोरी को समझ के हमको उसमें और कुछ ब्लैंक्स दिए होते हैं, है ना, कुछ रिक्त स्थान दिए होते हैं, और स्टोरी को समझ के हमको उन 4 ऑप्शन में से जो सुटेबल हो, जिससे उस सेंटेंस की प्रॉपर मीनिंग निकलती हो, वो वर्ड हमें फिल करना रहता है। काफ़ी सारे बच्चों को ये टफ लगता है, लेकिन ये भी मैंने आपको करने का तरीका बताया है, ठीक है। तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर वहाँ से ये भी देख लीजिएगा। अगली चीज़ आती है कंप्रेहेंसन। कंप्रेहेंसन थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि कंप्रेहेंसन होता है वो अनसीन पैसेज होता है। हम पैसेज को पढ़ते हैं और उसी पैसेज से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और हमें उनका आंसर देना रहता है। तो कंप्रेहेंसन आप इजीली ढूंढ लोगे। फिर आता है वर्ड स्ट्रक्चर। वर्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई? वर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे वर्ड दिया गया, ठीक, कोई वर्ड दिया गया, कोई वर्ब है, और कहा जाए उसका नाउन फॉर्म क्या होगा। जैसे एक वर्ड हो गया एबल, तो एबल तो हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अगर उसका पूछते हैं कि नाउन फॉर्म क्या होगा, तो वर्ब का जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है एबिलिटी, ठीक है ना।
तो इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो चीज़ें नहीं बताई हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी क्लास हो सकती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी सारे बच्चों को परेशान करता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है कि हमको सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में कहीं पर कोई मिस्टेक होती है और उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और हमें ये बताना रहता है कि उस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। जैसे अगर हम देखें तो लगा देते हैं कि आई एंड यू, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं कि आई एंड यू एम, ठीक, गोइंग टू स्कूल, अगर ऐसे लिखा हो गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है। तो इस सेंटेंस में अगर आप गलती देखोगे तो आपको यहाँ पर गलती के में क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एम का यूज, ठीक है, क्योंकि आई एंड यू प्लूरल है, 2 लोग हो गए, तो 2 लोगों के साथ यहाँ पर क्या लगना चाहिए, हमारा आर का यूज होना चाहिए। तो इस तरह की गलतियाँ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए फुल पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। यानी जितनी भी चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि हमारी बुक में नहीं है, तो जो चीज़ें बुक में नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें हैं, ये 8 चीज़ें तो ये आपकी हो ही गई। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। पहला तो आपको मिलेगा नाउन, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको प्रोनाउन, कि नाउन भी पढ़ना है आपको और प्रोनाउन भी पढ़ना है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है हमारी वर्ब और चौथी चीज़ आती है एडवर्ब। तो ये हमारे 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर अगली चीज़ जो आती है वो है हमारा एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है प्रीपोजिशन। क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है कंजंक्शन। 7th हमारा है कंजंक्शन, ये हमें पढ़ना है। और लास्ट में जो हमारा आता है वो है इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। ये हमें क्या पढ़नी है, ये हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है। इनके अलावा थोड़ी सी बेसिक जानकारी के लिए, है ना, हमें क्या क्या चीज़ जानकारी होनी चाहिए। ये 8 टॉपिक तो हमारे हो ही गए, साथ ही साथ हमारा एक और चीज़ आता है और वो है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल्स मतलब कि आ, एन और द का यूज, आ, एन और द का यूज। फिर लास्ट आता है हमारा और वो है हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, ठीक है, मॉडल्स ये आता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, है ना, ये सारी चीज़ें हम इनका यूज इसमें पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ते हैं और कई सारी ऐसी बुक्स खरीदते हैं जिनमें ये होते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पढ़नी है, जो भी हमारे स्कूल की, जो भी हमारी एकेडमिक बुक चलती है, ठीक है, एकेडमिक जो ग्रामर की बुक चलती है वहाँ से हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में स्कूल में नहीं है या आपको नहीं समझ में आता है तो डोंट वरी, उसके लिए आपके लिए ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पूरी की पूरी इंग्लिश तैयार करा देगा। यहाँ तक कि इंग्लिश ही नहीं, आपकी मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी सारी चीज़ें आपकी तैयार कराई जाएंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन इसके पहले ये काम कीजिएगा कि जो चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, जैसे वॉइस आपको पढ़ा दिया गया है, नरेशन आपको पढ़ा दिया गया है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी पढ़ाया गया है, क्लोज टेस्ट पढ़ाया गया है, ठीक है। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपकी रेगुलर क्लास शुरू होने वाली है, जिनमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। यानी अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती होगी तो आपको गारंटी है कि आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आने लगेगी। और यही नहीं कि आपके नवोदय एग्जाम के लिए नहीं, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दोगे, आप स्कूल का एग्ज़ाम दोगे, एकेडमिक, यहाँ तक कि आपकी 12th तक की ग्रामर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 12th तक आपको कहीं से भी ग्रामर समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी,
ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस आपको यही बताना था कि किस तरह से हम अपने 15 क्वेश्चन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। अब इसके अलावा आपको और भी चीज़ों के सिलेबस और भी सब्जेक्ट के आपको सिलेबस बताए जाएंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों तक पहुंच जाए। जो नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो सबको शेयर कर दीजिए। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का या लड़की, जो भी हो, ठीक है, भाई बहन आपके जो भी हो, दोस्त यार जो भी हो, उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके भाई कि नवोदय की एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चा तो वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड में शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ पढ़ने के लिए अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं बिल्कुल शुरू से। ठीक बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।